हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर था स्कूल व्याख्याता का, जो इतिहास के जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर दोस्तों अपन ने हम देखते हैं कि जो 2011 से लेकर 2022 तक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे भारत के प्रश्न। दोस्तों टोटल क्वेश्चन में टोटल 75 क्वेश्चन है जो 2011 से लेकर जो 2022 तक जो संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था उसमें सारे जो इतिहास के क्वेश्चन है वो सारे दोस्तों मैं करा रहा हूँ। आज दोस्तों चौथी क्लास है, 3 क्लास मैंने करवा दी, करीब करीब 45 प्रश्न 44 प्रश्न मैंने करवा दिए। आज से दोस्तों अपन बिल्कुल एक नया जो है अगली जो जो भी क्वेश्चन है वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन एक नए क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हम देखेंगे फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो ऑप्शन है तुर्की सुल्ताना का महल, पंचमहल, बुलंद दरवाजा या इबादत खाना। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं कि तुर्की सुल्ताना का महल। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखते हैं सबसे। दोस्तों फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी तो कहां पर है, आगरा के अंदर फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। दोस्तों हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी इमारत बनी है, ठीक है ना, कौन कौन सी इसके अंदर इमारत बनी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले पहली इमारत दीवाने आम, दीवाने आम, दीवाने आम, दीवाने खास। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि फतेहपुर सीकरी के अंदर कौन सी इमारत है कौन सी इमारत नहीं है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा। दोस्तों गुजरात आक्रमण के समय इस इमारत का निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, ठीक है। देखिए तुर्की सुल्ताना का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, जिसे इसके पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है, इसको रत्न यानी मोती भी कहा है। तुर्की सुल्ताना का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, मरियम उज्जमानी का महल, मरियम उज्जमानी का महल, मरियम उज्जमानी का महल, ठीक है। और हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे, सबसे पहले अनूप तालाब भी यहाँ पर है। कौन सा तालाब है, अनूप तालाब, अनूप तालाब, जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा, मकबरा, इस्लाम शाह का मकबरा। हम देखेंगे दोस्तों इस्लाम शाह का मकबरा, इस्लाम शाह का मकबरा, इस्लाम शाह का मकबरा, शाह का मकबरा, बीरबल का महल, बीरबल का महल, बीरबल का महल, ठीक है। तो दोस्तों ये थे तो फतेहपुर सीकरी के अंदर हमें कौन कौन सी इमारत है कौन कौन सी इमारत नहीं है। तो दोस्तों ये याद कर लेना कौन सी इमारत है फतेहपुर सीकरी के अंदर या कौन सी इमारत नहीं है। तो दोस्तों हम देखते हैं दीवाने आम है, दीवाने खास है, बुलंद दरवाजा है। जो बुलंद दरवाजा बनाया था वो किसके, गुजरात आक्रमण के बाद में निर्माण करवाया था इसका। तुर्की सुल्ताना का महल है, मरियम उज्जमानी का महल है, अनूप तालाब है, जोधाबाई का महल है, ठीक है, सलीम चिश्ती का मकबरा है, इस्लाम शाह का मकबरा है और बीरबल का महल। तमाम जितने भी इमारतें हम देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी के अंदर बनाई हुई है। और हम देखते हैं क्वेश्चन आया हुआ भी है खूब बार कि कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी के अंदर है कौन सी इमारत नहीं है। और दोस्तों अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा था कि
तुर्की सुल्तानी का जो तुर्की सुल्ताना का जो महल है, जो पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है, इसको मोती कहा है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि तुर्की सुल्ताना का महल हो जाएगा, और स्थापत्य कला का मोती किसने कहा है, पर्सी ब्राउन ने कहा है। हम देखते हैं यहाँ पे बुलंद दरवाजा भी है, पंचमहल भी है, ठीक है। ये तमाम जितनी भी इमारत है वो सारी यहाँ पर है। तो फतेहपुर सीकरी के अंदर तो मैंने सारी इमारत आपको लगभग 9-10 इमारतें मैंने आपको लगभग बता दी। अब आपको याद करना है कि कौन सी इमारत है, कौन सी इमारत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है अकबर के स्थापत्य कला का, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है, हाँ, सुभाष बाबू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। दोस्तों मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूं कि सुभाष बाबू का क्वेश्चन हमेशा रिपीट ही हो रहा है। दोस्तों आज से जो क्वेश्चन चालू हो रहे हैं वो 2022 के अंदर जो भी हम देखते हैं कि 3 ग्रुप हुए, 4 ग्रुप थे, ठीक है ना, इसमें A B C D ये चारों ग्रुप थे, और हम संस्कृत डिपार्टमेंट का भी पेपर है। तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है वो सारे 2022 के बिल्कुल लेटेस्ट, और जो सिलेबस चेंज होने के बाद भी, ठीक है। जो दोस्तों ध्यान रखना, जो भी मैंने क्वेश्चन डाले हैं वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डाले हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी मैंने नहीं डाला। यानी जो भी सिलेबस में अब जो दे रखे हैं वही क्वेश्चन मैंने सारे करवा रहा हूँ, अदर मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा चुका हूँ। तो सुभाष बाबू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो दोस्तों खूब बार करवा चुका हूं मैं। तो हम देखेंगे वही सेम चीजें, हम देखेंगे सुभाष बाबू, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं 2 इसके अधिवेशन थे, 1938 का, एक तो 1938 और एक 1939, जो कि त्रिपुरी सदन था, त्रिपुरी अधिवेशन। एक तो ये हरिपुरा, ठीक है, और एक है त्रिपुरी के अंदर, ठीक है। और हम देखते हैं दोस्तों कि हरिपुरा के अंदर तो ये अध्यक्ष चुने जाते हैं, और फिर वापस जो त्रिपुरी था उसमें हम देखते हैं लड़ाई होती है इसमें भी। और हम देखते सबसे पहले तो सुभाष बाबू वर्सेस पट्टाभी सीतारामैया थे, पट्टाभी सीतारामैया। और हम देखते हैं कि इसके अंदर हार किसकी होती है, पट्टाभी सीतारामैया की इसके अंदर हार होती है, और सुभाष बाबू अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन कहते हैं कि गांधी जी की हार, पट्टाभी सीतारामैया की हार गांधी जी की हार थी। तो वापस सुभाष बाबू इस्तीफा दे देते हैं, और फिर हम देखते हैं वापस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि सुभाष बाबू हम देखते हैं कि 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। सबसे पहले तो 1938 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरी। दोस्तों ये जरूर आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम देखेंगे क्या हो जाएगा, हरिपुरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरिपुरा। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, देखो, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है शूद्रक, सेकंड है कालिदास, तीसरा है वसुबंधु, और फोर्थ है विशाख दत्त। तो इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त, ठीक है। हम देखेंगे शूद्रक की फिक्स है मृच्छकटिकम, खूब बार पूछा हुआ है, मृच्छकटिकम शूद्रक की, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शूद्रक किसकी किताब है, मृच्छकटिकम, ठीक है। कालिदास की हम देखते हैं खूब सारी किताबें हैं, इनके खंड है, खंड महाकाव्य है, खंड काव्य, महाकाव्य, और इनके नाटक हम देखते हैं विक्रमोर्वशीयम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है। और ये तमाम जितने भी नाटक है कालिदास के मैंने खूब बार बता रखे हैं। आप मेरा चैनल है उसके अंदर मैंने गुप्त कला साहित्य और विज्ञान का टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, आप उस चैनल को लाइक करें, ठीक है। उस जो वीडियो है उसको आप देखें, और हम देखते हैं कि जो मैंने ढंग से शॉर्ट नोट्स के अंदर हिसाब से मैंने आपको गुप्त कला साहित्य मैंने अच्छे से करवा रखा, ठीक है ना। और हम देखते हैं विशाख दत्त की पुस्तक हो जाएगी मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। तो दोस्तों खूब बार मैंने ये करवा रखा है। नेक्स्ट है, हाँ दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, खूब बार रिपीट हुआ है। तो कम से कम मैंने अब तक आप देखोगे 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका। तो क्वेश्चन क्या है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता है। तो इस कथन को में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं, तो किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं इसके अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले है राजा राम मोहन राय,
पहला है। सेकंड है स्वामी विवेकानंद जी, थर्ड है बाल गंगाधर तिलक, और फोर्थ है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हम देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा, सिंपल सा है दोस्तों, इसमें कुछ वो है नहीं। तो इसमें तो सीधा है स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वराज की बात कर रहा है, स्वराज की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और मैंने खूब बार स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बता रखा है कि हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे, कई बार बता रखा है मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में भी खूब सारा। देखो दोस्तों वापस से बता देता हूं मैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि इनका जो मूल नाम है, ठीक है, इनका जो बचपन का नाम होता मूल शंकर, क्या नाम था इनका, मूल शंकर, मूल शंकर। और इनका जन्म हुआ था मोरवी, एक जगह पड़ती है, जन्म कहाँ हुआ था, मोरवी गुजरात के अंदर, जन्म कहाँ हुआ था, मोरवी गुजरात के अंदर, मोरवी गुजरात इनका जन्म हुआ था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। हम देखते हैं आर्य समाज की स्थापना करी थी इन्होंने, आर्य समाज की। और हम देखते हैं आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने, तो हम सबसे पहले देखते हैं 1875 में बॉम्बे के अंदर, 1877, 1878, 1877 में देखते हैं लाहौर, और 1870 दिल्ली, दिल्ली में इन्होंने स्थापना की थी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक थी, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ सबसे इंपॉर्टेंट किताब है सत्यार्थ प्रकाश। और एक पुस्तक और है अद्वैत मत का खंडन। देखते हैं एक पुस्तक और है अद्वैत मत का खंडन, अद्वैत मत का खंडन। ठीक है, ये किताब है इनकी। और जो इनके दोस्तों की मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नन्नी जान ने, हम देखते हैं जोधपुर के अंदर नन्नी जान ने इसको जहर दे दिया था, और फिर बाद में जैसे आए थे तो अजमेर के आसपास हम देखते हैं इनकी मृत्यु हो गई थी, अजमेर, अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हुई थी इनकी अजमेर के अंदर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने एक वैदिक यंत्रालय की स्थापना की थी, वैदिक यंत्रालय कहाँ पे, अजमेर में, वैदिक यंत्रालय अजमेर में की थी, कहाँ पे की थी, अजमेर में। तो दोस्तों ये था स्वामी दयानंद सरस्वती। हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम, बचपन का नाम मूल शंकर था, जन्म इनका मोरी गुजरात के अंदर हुआ था। और जो आर्य समाज से इन्होंने स्थापना की थी 1875 के अंदर बॉम्बे, 77 में लाहौर, 78 में दिल्ली। और उनकी कुछ पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश, अद्वैत मत का खंडन, ठीक है। और इनकी मृत्यु अजमेर के अंदर हुई थी। हम देखते हैं कि नन्नी जान ने जोधपुर में इनको जहर दे दिया था, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी, अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अजमेर के अंदर वैदिक यंत्रालय की भी स्थापना इन्होंने की थी। तो दोस्तों ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखेंगे। हाँ, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, खूब बार पूछा हुआ है, ठीक है, तानसेन संबंधित है, तानसेन से संबंधित है ये, कि पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा है। तो सबसे हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन है अबुल फजल, ठीक है, सेकंड है बदायूनी, तीसरा है फरिश्ता, और चौथा है निजामुद्दीन अहमद। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा दोस्तों, हम देखेंगे आंसर क्या होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा अबुल फजल, कौन सा हो जाएगा, अबुल फजल। तो दोस्तों हम देखते हैं तानसेन। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों अकबर के समय संगीतज्ञ था ये, अकबर के समय संगीतज्ञ था तानसेन, कौन था, तानसेन। इसका बचपन का नाम था रामतनु पांडे, क्या नाम था इसका वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम वो था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, ठीक है। दोस्तों ये इनके इसके दो गुरुजी थे, एक तो मोहम्मद गोस, मोहम्मद गोस, मोहम्मद गोस, एक हरिदास। ये दो गुरुजी थे, मोहम्मद गोस और हरिदास। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि इनकी अकबर ने इनको एक उपाधि दी थी, तानसेन को उपाधि किसने दी थी, अकबर ने, कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास, किसने उपाधि दी थी दोस्तों, अकबर ने, किसने दी थी ये उपाधि, अकबर ने ये उपाधि
दी थी। ठीक है, किसने दी थी? अकबर ने इनको उपाधि दी थी। और हम देखते हैं कि इनकी प्रमुख कुछ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मियाँ की सारंग, मियाँ की मियाँ की सारंग, मियाँ की सारंग, ठीक है, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की सारंग, मियाँ की टोड़ी, दरबारी कांगड़ा, दरबारी कांगड़ा, दरबारी कांगड़ा, इनकी एक प्रमुख राग है। ठीक है ना। और दोस्तों हम देखते हैं कि तानसेन किसके दरबार में थे? रीवा के, रीवा वहां पे पढ़ते हैं, वहां पे उनके दरबार में थे, रीवा के। ठीक है ना, रीवा के राज दरबार में ये थे। तो दोस्तों ये था तानसेन के बारे में। हम देखते हैं कि अकबर ने जो तानसेन उसके समय एक संगीतज्ञ था, और हम देखते हैं इसका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये मोहम्मद गोस और हरिदास इनके गुरुजी थे। ठीक है ना। और हम देखते हैं कि अकबर ने इसको उपाधि दी थी, कौन सी? कंठा भरण वाणी विलास। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है इसकी उपाधि, कि अकबर ने जो कंठा भरण वाणी जो विलास है वो किसने उपाधि दी थी? तो किसने दी थी? अकबर ने ये उपाधि दी थी किसको? तानसेन को। और इसका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। मियाँ की सारंग, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की दरबारी कांगड़ा और मियाँ मल्हार। ये भी दोस्त एक और है, मियाँ की मल्हार, ये भी है मल्हार। तो दोस्तों ये था तानसेन के बारे में। तो आप जरूर ये याद करें, क्योंकि मैंने बिल्कुल दोस्तों मैं बिल्कुल डिटेल से करा रहा हूँ। ठीक है ना। और बिल्कुल भी मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए बिल्कुल ढंग से कराए, डिटेल से करवाए, और एक एक चीज को मैंने समझाया कि ये इसके अंदर है और ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों अब तक स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास का, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर से भारत के जो प्रश्न है अब तक जो 2011 से लेकर 2021 तक जो क्वेश्चन बने हैं, वो सारे मैंने आपको लगभग लगभग, अब मैं चौथी वीडियो ये, और मैं एक और वीडियो के साथ में पांच वीडियो के साथ में जो है भारत के प्रश्न खत्म करूं। उसके बाद दोस्तों मैं फिर राजस्थान के क्वेश्चनों पे आऊंगा, कि जो भी राजस्थान से क्वेश्चन आए हुए सारे वो मैं डालने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये था कि अकबर, और हम देखते हैं अकबर के समय कौन था? ये तानसेन था। तो नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे। हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज की कौन है लेखक? हम देखेंगे, पहला है राम मनोहर लोहिया, दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा है महात्मा गांधी जी, और फोर्थ है मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। तो क्या होगा इसके अंदर? हम देखेंगे। तो इसके अंदर होगा दोस्तों स्वामी महात्मा गांधी जी। तो हम देखते हैं कि जो 1909 के अंदर ये पुस्तक लिखी गई थी, किसमें? ठीक है, 1909 के अंदर। और मूल रूप से किसके थे? गुजराती में लिखी गई थी। किसमें लिखी गई थी? मूल रूप से गुजराती के अंदर। हम देखते हैं कि जब इंग्लैंड से भारत की यात्रा कर रहे थे गांधी जी, तो उस समय एक पुस्तक लिखी गई थी, मूल रूप से किसमें? गुजराती के अंदर। और खूब बार दोस्तों पूछी हुई कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो 1909 के अंदर ये पुस्तक लिखी गई थी। और भी पुस्तक है इनकी गांधी जी की, हम देखते हैं नवजीवन है। ठीक है ना, ये भी पुस्तक है इनकी, ये भी गुजराती के अंदर है। ठीक है, बहुत सारी पुस्तक है दोस्तों। ठीक है ना। तो धीरे धीरे अपन जैसे गांधी जी टॉपिक पढ़ेंगे, तो ढंग से एक एक चीज मैं आपको मैं समझाता हुआ चलूंगा, गांधी जी की कौन कौन सी पुस्तक है। तो ये है 50वां क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? सबसे पहले हम देखेंगे काबुली बाग की मस्जिद, पानीपत की, सेकंड। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है पंचमहल, जो कि हम देखते हैं दिल्ली के अंदर है। तीसरा है जामा मस्जिद संभल की, और चौथा है जामा मस्जिद हिसार की। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? हम देखेंगे। तो इसका आंसर होगा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन इसके अंदर करना है। तो क्या होगा इसके अंदर आंसर? तो इसके अंदर दोस्तों आंसर हो जाएगा एक तो ये काबुली बाग का मस्जिद कहाँ पर है? पानीपत के अंदर, एक तो ये सही है। और हम देखेंगे एक दूसरा, एक जामा मस्जिद कहाँ पर है? संभल के अंदर, संभल की जामा मस्जिद, ये काफी फेमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 3, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी इसका आंसर। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा अब मैं बाबर की कुछ महत्वपूर्ण जो स्थापत्य कला समझा देता हूँ। बाबर की स्थापत्य कला से संबंधित, बाबर की स्थापत्य कला। लो, सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे बाबर की जो स्थापत्य कला है उसके अंदर कौन कौन से थे। सबसे पहले हम देखते हैं पानीपत की, ठीक है,
दोस्तों अब जो भी करा रहा हूँ स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आए वो सारे मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। हम देखेंगे पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, काबुली बाग की मस्जिद, काबुली बाग की मस्जिद। फिर हम देखेंगे संभल की जामा मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, ठीक है। तीसरा है आराम बाग, तो है आराम बाग, तो कहां पर है ये आराम बाग यार, हस्तविहिस्त इसको बोलते हैं, हस्तविहिस्त भी इसको बोलते हैं, हस्तविहिस्त या नूरे अफगान, नूरे बाग, नूरे बाग। दोस्तों कहां पर ही आगरा के अंदर। तो हम देखते हैं बाबर को काफी बाग लगाने का काफी अच्छा शौक था। और हम देखते हैं चौथी है बाग ए नीलोफर, बाग ए नीलोफर मस्जिद, बाग ए नीलोफर बाग, बाग ए नीलोफर। दोस्तों कहाँ है ये नीलोफर, ये कहां पर है धौलपुर के अंदर। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण मस्जिदें। हम देखते हैं कि स्थापत्य कला के अंदर बाबर की सबसे पहले थी पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, आराम बाग जो कि नूर जिसे हस्तविहित या नूर बाग भी कहते हैं, ये आगरा के अंदर था। और फोर्थ है बाग ए नीलोफर जो कि कहां पर है धौलपुर के अंदर ये पड़ता है। तो दोस्तों ये था बाबर की स्थापत्य कला से संबंधित महत्वपूर्ण स्थापत्य जो भी इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे, हाँ, विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म जो संसद थी उसमें कब भाग लिया था। ऑप्शन है मई 1893, जुलाई 1893, सितंबर 1893 और नवंबर 1893। तो इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1893, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम देखेंगे कि कुछ चीजें थी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। तो सबसे पहले इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। ये गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। गुरु का क्या नाम है, गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। इनके कहने पर ही है रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु जी का नाम है। हम देखते हैं कि सितंबर 11 सितंबर 1893 को हम देखते हैं कि कहाँ गए, हम देखते हैं कि विश्व धर्म संसद थी उसमें भाग लिया इन्होंने, विश्व धर्म संसद, विश्व धर्म संसद, संसद में भाग लिया। और वहां पर उन्होंने एक वर्ड हुआ भाइयों और बहनों, ब्रदर एंड सिस्टर, इन्होंने अभिभाषण किया ताकि और पूरा अमेरिका जो था वो एक प्रकार से जग उठा, ठीक है ना। इसने आते ही इन्होंने ब्रदर एंड सिस्टर से स्टार्ट किया, यानी इससे ये पता चलता है कि भारत की नैतिकता, भारत की आध्यात्मिक जो शक्ति थी उसका इन्होंने बहुत बाहर जाके भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार इन्होंने किया। हम देखते हैं कि 1897 के अंदर रामकृष्ण परमहंस की भी इन्होंने स्थापना करी, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। हम देखते हैं दोस्तों इन्होंने किसने स्थापना की थी। हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन की भी, रामकृष्ण मिशन नहीं, परमहंस नहीं दोस्तों, मिशन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी। हम देखते हैं कहां पर, वेल्लूर में, कहां पे, वेल्लूर में, वेल्लूर में इन्होंने स्थापना की थी। और हम देखते हैं कब की थी, 5 मई को, कब की थी, 5 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। 1893 के विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाग लेने के लिए कहां पे गए, शिकागो के अंदर गए थे, ठीक है, कहां पे, शिकागो। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता कहा जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है। दोस्तों ये सबसे पहले पढ़ना है कौन सा उदारवादी नेता नहीं है। तो हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले समझा देता हूं थोड़ा सा। देखो, राष्ट्रीय आंदोलन में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं दो वर्ग उभर कर आया था। एक तो उदारवादी दल, उदारवादी, और एक था उदारवादी, एक था थोड़ा नरम दल और गरम दल। हम देखते हैं गरम दल वाले, गरम दल, और ये थे उदारवादी या नरमवादी, नरमवादी। हम देखते हैं दोस्तों कौन कौन से इसके अंदर नेता, कौन कौन से उदारवादी थे और कौन कौन से गरम जो दल के थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उदारवादी में हम देखते हैं सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ये थे। सेकंड है दोस्तों हम देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और हम देखते हैं गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और दादा भाई नौरोजी ने हम देखते हैं कांग्रेस की 1886, 1893 और 1906, 1906 इन तीनों के अंदर कांग्रेस की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। सेकंड है गोपाल कृष्ण गोखले, किसके राजनीतिक गुरु थे? ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के किसके थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु है। हम देखते हैं कि तीसरे हैं फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, मेहता। इनको बंबई का बेताज बादशाह भी कहते हैं बंबई के बेताज बादशाह, के बेताज बादशाह इनको कहा जाता है। दोस्तों ये थे तीन, तो ये महत्वपूर्ण थे। और हम देखते हैं कि गरम दल के अंदर लाल, पाल और बाल, लाला जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों तीनों अपने हैं, ये अपने तो एग्जाम की सिलेबस के अंदर तीनों है। और तीसरे हम देखते हैं लाल, पाल और विपिन चंद्र पाल। तीसरे कौन है? विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। और हमारे जो सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस के अंदर तीनों है ये, ठीक है ना। ये लाला जी है, बाल गंगाधर तिलक है और विपिन चंद्र पाल है, यानी तीनों इसके अंदर अपने दे रखे हैं। तो हम देखते हैं कि नेताओं में से हम देखते हैं एक उदारवादी दल था, एक गरम दल था। इसमें दादा भाई नौरोजी, इसके अंदर इन्होंने तीन कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उनकी अध्यक्षता की थी, 86 के अंदर, 93 के अंदर, 1906 के अंदर। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और तीसरे हैं फिरोज शाह मेहता, जिनको बंबई के बेताज बादशाह के नाम से भी इनको जाना जाता है। और हम देखते हैं कि गरम दल के अंदर लाला जी थे, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों थे। लाला जी यानी लाला लाजपत राय, ठीक है, ये तीनों थे। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? तो हम देखते हैं कि विपिन चंद्र पाल इसके अंदर नहीं थे। तो दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे और फिरोज शाह मेहता थे। तो यानी ये विपिन चंद्र पाल इसके अंदर उदारवादी नेताओं के अंदर शामिल नहीं थे। तो नेक्स्ट है, हम देखेंगे दोस्तों कि उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मसभा संबंध नहीं थी। तो इसके अंदर दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? पहला ऑप्शन है बांग्ला भाषा का बंगाल गजट, ठीक है। सेकंड है बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका। तीसरा है बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी। और फोर्थ है फारसी का भाषा का मिरातुल अखबार। तो दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर होगा? तो आप बताइए क्या आंसर होगा। हम देखते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना कि जो ये राजा राम मोहन राय संबंधित पत्रिकाएं थी और इसके अंदर से पूछा है कौन सी संस्था आत्मसभा संबंध नहीं थी, ठीक है, राजा राम मोहन राय से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्ला भाषा का संवाद समाचार चंद्रिका, इसका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं कि बांग्ला भाषा में थी संवाद कौमुदी, फारसी के अंदर थी मिरातुल अखबार, ठीक है, और बांग्ला भाषा के अंदर थी बंगाल गजट। तो दोस्तों ये जरूर आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका। नेक्स्ट है हम बात करेंगे,
हाँ दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन है वापस से। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसके अंदर ये वापस से क्वेश्चन बना है, ठीक है ना, वापस से रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है। तो आप इसको वापस देखें। निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट ही है, आप देखना पुराने जो क्वेश्चन है उसके अंदर से मैंने ये करवा रखा है। तो क्या होगा दोस्तों, सीधी सी बात है, केशव चंद्र सेन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे द सोल ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट की बुक है द सोल ऑफ इंडिया, किसने लिखी थी? तो पहला है वीडी सावरकर, ठीक है। हम देखते हैं इन्होंने तो अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी, अभिनव भारत समाज, विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत समाज की स्थापना, ठीक है, 1904 में। 1904 में हम देखते हैं पहले ये मित्र मेला थी, मित्र मेला 1899 के आसपास। फिर हम देखते हैं इसका जो है पुनर्निर्माण हुआ और भारत अभिनव भारत समाज के नाम से 1904 के अंदर स्थापित हुई। सेकंड है लाला लाजपत राय जी, हम देखते हैं। तीसरा है विपिन चंद्र पाल और फोर्थ है रास बिहारी बोस के द्वारा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, हम देखेंगे क्या आंसर होगा इसका, विपिन चंद्र पाल। क्या आंसर होगा, विपिन चंद्र पाल। हम देखते हैं कि विपिन चंद्र पाल ने द सोल ऑफ इंडिया लिखी थी। साथ में हम देखते हैं कि आर्य समाज से भी काफी प्रभावित थे। किससे सब प्रभावित थे, आर्य समाज। हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन से प्रभावित थे, केशव चंद्र सेन से भी काफी अच्छे से प्रभावित थे। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है विपिन चंद्र पाल। दोस्तों स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंदर जो नेता दे रखे हैं उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा है। और देखना आप पुस्तकें से ही इसमें से क्वेश्चन अधिकतर पूछ रहे हैं, यानी कौन कौन सी पुस्तक है, कौन सी पुस्तकें नहीं है। तो आप इन जो है जो नेता है उसको मैं बिल्कुल डिटेल से कराऊंगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के साथ में। और थ्योरी भी मैं, जो मेरा चैनल है जो टेलीग्राम का, उस पर आप जुड़िए, मैंने इसके बिल्कुल थ्योरी सहित नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड भी करवा रखे हैं। दोस्तों आप इस चैनल से जुड़िए, ठीक है। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? तो क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है देवगढ़ की शेष साई विष्णु, सेकंड है सारनाथ की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, तीसरी है सुल्तानगंज बुद्ध की, और फोर्थ है उदयगिरी गुहा के वराह। तो इसका आंसर क्या होगा, हम देखेंगे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सुल्तानगंज का बुद्ध। हम देखते हैं तांबे की मूर्ति थी, किसकी थी, तांबे की मूर्ति थी, तांबे की मूर्ति। और कितनी, 7.5 फीट की, किसकी थी, 7.5 फीट की, 7.5 फीट की ये मूर्ति थी, ठीक है ना। तो उसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सुल्तान जो गंज जो बुद्ध है किसकी, तांबे की मूर्ति, जबकि तीनों किसकी है, पाषाण प्रतिमा मानी जाती है। तो नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? दोस्तों मैंने आपको वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मैंने आपको ढंग से लिखवा रखा है कि कौन सा महल है, कौन सा महल नहीं है फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो मैंने, आप देखोगे जो पहला या दूसरा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है तो 9-10 मैंने लिखवा रखे हैं। आप फतेहपुर सीकरी से संबंधित अकबर की जो अधिकतर स्थापत्य के लिए दोस्तों वो जरूर याद करके जाना, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट ही होते हैं। आप जो भी पुराने क्वेश्चन देख रहे हो उसके आसपास ही क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप पुराने क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से करिए और जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं आप उसको भी देखें और उसके जो ऑप्शन देखें उसको भी देखना है आपको, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों हर क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, तुर्की सुल्ताना कोठी, ये बिल्कुल सही है, मैंने करवा रखा है। जोधाबाई का महल भी, ये भी बिल्कुल सही है। सलीम चिश्ती का मकबरा, ये भी सही है। लेकिन जहांगीरी महल इसके अंदर नहीं है। तो हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी के अंदर कौन सी इमारत नहीं है, हम देखेंगे जहांगीरी महल इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट है, मुगल काल की किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिला है? दोस्तों वापस से रिपीट क्वेश्चन है, कौन सा है, रिपीट है, ये भी रिपीट ही है, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। और हम देखते हैं कि इसका आंसर है सहसराम का मकबरा है, पहला ऑप्शन। सेकंड है एतमादुद्दौला का मकबरा, ठीक है, किसका है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर पित्राडूरा का प्रयोग किया गया है, किसका क्या है, पित्राडूरा, पित्राडूरा का प्रयोग किया गया है, पित्राडूरा का प्रयोग किया गया है। हम देखते हैं सहसराम बिहार, हम शेरशाह सूरी का है, किसका है ये, शेरशाह सूरी। और तीसरा है हम देखते हैं मोती मस्जिद, और फोर्थ है हुमायूं का मकबरा। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोहरे गुंबद का निर्माण की शैली सबसे पहले देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं हुमायूं के मकबरे के अंदर जो है दोहरे गुंबद का प्रयोग हमें दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया था।
और उसका वास्तुकार मिर्जा गयास था, ठीक है ना। और दोहरे गुंबद की श्रेणी का है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें तमाम मुगल शहजादों को भी यहाँ भी दफनाया गया था। वो कहाँ पर है? जो हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट बात करूंगा मैं, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, और मंदिर से क्वेश्चन हमेशा ही बन रहे हैं, तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर तो कहाँ पर है? यूपी के अंदर ये है। कहाँ पर है? यूपी के अंदर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना जाता है? तो कौन सा नहीं? दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है, कौन से नाटक कालिदास के हैं, कौन से नाटक कालिदास के नहीं है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी है, मालविका अग्निमित्र ये भी है नाटक है, ठीक है ना। और विक्रमोर्वशीयम ये भी तीनों नाटक। दोस्तों हम देखेंगे तीनों ये और ये तीनों नाटक इसके अंदर माने जाते हैं, तीनों नाटक। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हयग्रीव वध। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने 2011 से लेकर 2022 तक के स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र था उसके अंदर जो इतिहास के प्रश्न है वो मैं क्वेश्चन सारे करवा रहा हूँ जो भी अब तक आए हुए हैं। और अधिकतर ध्यान रखना, मैंने भारत के प्रश्न ही करा रहा हूँ। अब दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो हम देखते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, सेकंड है लॉर्ड क्लाइव, थर्ड है लॉर्ड कर्जन, और फोर्थ है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, देखेंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं दोस्तों 1857 का जो विद्रोह था, रिवोल्ट था, हम पढ़ते हैं कि मेरठ से चालू हुआ था और तमाम क्षेत्रों में फैला था। हम देखते हैं कि झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, ठीक है ना, बरेली, तमाम क्षेत्रों के अंदर, राजस्थान में भी हम देखते हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, वो भी राजस्थान के अंदर हम देखते हैं कि चालू हुआ था। तो ये था इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1918 की अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया था? तो किसने बुलाया था? सबसे पहले है जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सेकंड है अनुसुईया साराभाई, तीसरा है रामकरण जोशी, और दोस्तों फोर्थ है राजकुमार शुक्ल। तो किसने बुलाया था? हम देखते हैं। तो थोड़ा सा समझा देता हूं मैं गांधी जी का कौन कौन से हुए थे मूवमेंट। तो वो गांधी जी के 3 मूवमेंट थे, हम देखते हैं गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से जैसे आए थे 9 जनवरी 1915 के बाद में, हम देखते हैं गांधी जी के 3 छोटे छोटे जो थे वो मूवमेंट थे गांधी जी के आंदोलन में। हम देखते हैं 3 मूवमेंट थे। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला था चंपारण। कौन सा था? चंपारण, ठीक है, पहला। सेकंड था, हम देखते हैं अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल आंदोलन, मील मजदूर। और तीसरा दोस्तों खेड़ा किसान आंदोलन। तीसरा कौन सा है? खेड़ा किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन। तीन आंदोलन थे। और हम देखते हैं कि सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि जो चंपारण था, चंपारण हम देखते हैं सबसे जो बड़ी समस्या थी होती 3 कठिया प्रथा की। किस समस्या थी? 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा यानी 3 कठिया प्रथा। दोस्तों क्या समस्या थी? हम देखते हैं कि जो 3/20 यानी 20 में से 3 भाग पर तो नील की खेती अनिवार्य करनी जरूरी है। नील की खेती जरूरी है, नील की खेती अनिवार्य थी। और हम देखते हैं जैसे गांधी जी की एंट्री हुई यहाँ पे इसके अंदर, और हम देखते हैं इसकी गांधी जी की एंट्री हुई, और गांधी जी की एंट्री हुई और गांधी जी ने, हम देखते हैं यहाँ चंपारण आते हैं, और चंपारण किसके कहने पर? हम देखते हैं राजकुमार शुक्ल के कहने पर, राजकुमार शुक्ल
के कहने पर गांधी जी यहाँ चंपारण आते हैं और एक कमेटी बैठती है और उस कमेटी के अंदर गांधी जी भी इसके अंदर सदस्य थे। और फिर देखते हैं कि जो अंग्रेजी सरकार उसको झुकना पड़ा और लास्ट में जाके हम देखते हैं 25% जो थी वो इनको राशि जुर्माने के रूप में इनको दी गई। तो ये था दोस्तों चंपारण। सेकंड देखते हैं दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। हम देखते हैं कि प्लेग, उस समय प्लेग फैला हुआ था अहमदाबाद के अंदर और प्लेग भत्ता इनको मिलता था, किनको, मिल मजदूरों को। और जैसे ही प्लेग बंद हो गया तो हम देखते हैं कि जो मिल मालिक थे उन्होंने प्लेग भत्ता देना बंद कर दिया, लेकिन जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर दी और इसमें हम देखते हैं गांधी जी की भी एंट्री होती है। और एंट्री होने के बाद फिर गांधी जी ने इनको एंट्री होने के बाद 35% इनको राशि के रूप में इनको दिलवाई थी। दोस्तों फिर हम देखते हैं खेड़ा किसान आंदोलन। यहाँ भी दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होती, फसल थी वो खराब हो चुकी थी। क्या हो गई थी, फसल खराब हो चुकी थी। और जैसे यहाँ पे फसल खराब हुई तो जो अंग्रेज थे इन्होंने यहाँ पे बुरा राजस्व लेना जो था वो सुचारू रूप से जारी रखा। ठीक है ना। जो बुरा राजस्व था वो सुचारू रूप से जारी रखा। ठीक है ना। और हम देखते हैं फिर गांधी जी यहाँ पे एंट्री होती है और गांधी जी यहाँ पे जो थे किसान सत्याग्रह के, वो गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष थे और गांधी जी ने एंट्री कराने के बाद में इनको मना कर दिया किसानों को, तो आप भू राजस्व देना बंद कर दो। फिर बाद में अंग्रेजों को झुकना पड़ा और फिर वहां पे भू राजस्व की वहां पे देना बंद किया। तो दोस्तों ये था 3 महत्वपूर्ण के आंदोलन माने जाते हैं, एक तो चंपारण, एक अहमदाबाद मिल मजदूर और एक है खेड़ा किसान आंदोलन। हम देखते हैं कि जो चंपारण था वहां पे किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने यहाँ पे एंट्री करवाई थी और फिर हम मतलब उनको बुलाया था। और हम देखते हैं कि जो मेन कारण था वो था 3 कठिया प्रथा, जो क्या थी कि 20 में से 3 भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी। और हम सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे गांधी जी की यहाँ पे एंट्री होती है और गांधी जी की एंट्री होने के बाद एक कमेटी बैठती है और कमेटी के अंदर गांधी जी उसके सदस्य थे। फिर बाद में जब जब गांधी जी बाहर निकलते हैं तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने सारा काम करवा दिया आपका, ठीक है ना। और फिर गांधी जी ने 25% जुर्माने के रूप में यहाँ पे गांधी जी ने यहाँ पे दिलवाया था। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, क्योंकि यहाँ पे जो मिल मजदूर थे इन्होंने प्लेग फैल गया था और प्लेग फैल गया था तो जो मजदूर थे उनको प्लेग भत्ता दे रही थी। लेकिन जैसे ही जब जो प्लेग था बंद हुआ तो वहां की जो मजदूर है उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने मालिकों ने मना कर दिया कि हम प्लेग भत्ता नहीं देंगे। तो वहां के जो मिल मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर दी। फिर वहां पे गांधी जी की एंट्री होती है। गांधी जी की एंट्री जैसे हुई गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए और हम देखते हैं कि जैसे ही गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए फिर बाद में धीरे धीरे यहाँ पे 35% यहाँ पे इनको जुर्माने के रूप में, इनको राशि के रूप में दिलवाई। फिर हम देखते हैं कि अनुसुईया जो थे साराभाई, उन्होंने गांधी जी को यहीं बुलाया था। तीसरा खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन के अंदर भी गांधी जी हम देखते हैं कि फसल खराब हो गई थी और वहां पे जो फसल जैसे खराब हुई तो वहां की जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने भू राजस्व लेना चाहा, मतलब भू राजस्व जब भी ले रही थी, लेकिन वहां के जो किसान थे उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है भू राजस्व नहीं देंगे। फिर गांधी जी की एंट्री होती है, गुजरात किसान सभा गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया जाता है और किसान सभा का अध्यक्ष बनाने के बाद गांधी जी की एंट्री के बाद यहाँ पे गांधी जी ने बोल दिया कि भू राजस्व रूप जो है वो जो क्या बोलते हैं नहीं देना है। तो दोस्तों 3 ये बड़े मूवमेंट थे गांधी जी के आने के बाद, हम देखते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अनुसुईया साराभाई। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था। दोस्तों मैंने बता दिया, पहला है अकाल के कारण, सेकंड है क्षेत्रीय नेतृत्व के अभाव के कारण, थर्ड है जागीरदारों के जुल्म के कारण और फोर्थ है यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाने के कारण। दोस्तों मैंने इसका आंसर बता दिया है कि यहाँ पे क्या क्या था दिक्कत, नील जो प्रमुख थी, नील जो थी फसल यहाँ पे अनिवार्य थी उगाना। और कितने, हम देखते हैं 3/20 भाग पर, यानी 3 कठिया बता बोलते हैं 3/20 भाग पर नील उगाना इसके अंदर अनिवार्य रूप से कर दिया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता था, यानी पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल का केंद्र था वो क्या कहलाता था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, महावत खाना पहला, सेकंड है इबादत खाना, तीसरा है कारखाना और चौथा है किताब खाना। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, किताब खाना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे किरात अर्जुनियम किसके द्वारा लिखित है। तो हम देखते हैं किरात अर्जुनियम किसके द्वारा लिखित है, तो हम देखते हैं भारवी के द्वारा ये लिखित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन गुप्त कला साहित्य व कला संस्कृति, यानी गुप्त साहित्य कला विज्ञान और इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है। और इसको हम देखते हैं कि मैंने बहुत बार आपको ये करवा रखा है, ठीक है ना, कि किरात अर्जुनियम किसकी, भारवी की किरात अर्जुनियम पुस्तक है। नेक्स्ट है दोस्तों हम देखेंगे मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार। दोस्तों ये क्वेश्चन
कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, कि हुमायूं के समय 2 चित्रकार फेमस है, एक तो अब्दुल समद और एक मीर सैयद अली जो तबरीजी है वो काफी फेमस है। किसके समय आए थे? तो हुमायूं के समय यह आए थे। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हम देखते हैं कि मुगल दरबार में ईरान के चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को कौन कौन लाया था? तो हम देखते हैं कि जब हुमायूं ईरान गया था तो ईरान से लेकर आया था इन दोनों चित्रकारों को। तो कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों खूब बार रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कौन सा क्वेश्चन है? रिपीट, रिपीट ये क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे कि हाँ, विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। फिर हम देखते हैं कि 1893 के आसपास 11 सितंबर को ये कहाँ गए थे? विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर शिकागो गए थे और इन्होंने 5 मई 1897 को, तारीख क्या थी? 5 मई 1897 को इन्होंने रामकृष्ण परमहंस जो मिशन था उनकी स्थापना इन्होंने की थी। तो 1897 के अंदर रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? तो किसके खिलाफ, किस किस देशी राज्य के विरुद्ध जो सरदार पटेल है उनको कार्रवाई करनी पड़ी थी? तो हम देखें दोस्तों, हैदराबाद के खिलाफ इनको कार्रवाई करनी पड़ी थी। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे, हाँ, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास जी की नहीं है? तो दोस्तों मैंने ये टॉपिक करवा ही रखा था और बार-बार ये टॉपिक में से बार-बार ये पूछ रहे हैं कि कौन सी रचना है, कौन सी नहीं है। तो आप इन क्वेश्चनों को आप ढंग से, जो रचना है वो ढंग से याद करके जाना, और मैंने नोट्स में आपको करवा भी रखा है। तो कौन सी नहीं है कालिदास जी की? ऋतु संहार है, रघुवंश भी है, ठीक है, मेघदूत भी है, और लेकिन मृच्छकटिकम इसके अंदर आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। किसकी है? शूद्रक की। ये मृच्छकटिकम मानी जाती है। तो ये 17वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी 1851 ईस्वी में अवध के लिए ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये किसने कहा था अवध के लिए? तो ऑप्शन पहला है लॉर्ड मेयो, सेकंड है लॉर्ड एल्गिन, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा है वेलेस्ली। तो किसने कहा था दोस्तों? खूब बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट बहुत क्वेश्चन हो चुका है, तो बहुत बार आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर दोस्तों हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूंगा मैं, हाँ, बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो दोस्तों मैंने करवा रखा है क्वेश्चन बारडोली सत्याग्रह, ठीक है ना। आप देखोगे पुराने जो क्वेश्चन हुए हैं सब में करवा रखा है मैंने, ये आप देखोगे। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर हो जाएगा। यानी मौलाना आजाद ऑप्शन में, मौलाना गांधी जी भी है, वल्लभ भाई पटेल भी है, और सी राजगोपालाचारी। तो उसका नेतृत्व नेता कौन था? तो कौन था इनका नेता बारडोली सत्याग्रह का? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह के इसके नेता थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया था, तो इसमें तो क्या आएगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान का क्वेश्चन है तो इसमें तो कुछ इतना वो है नहीं, तो ये तो राजस्थान का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ज्यादा अपन दोस्तों स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो 15 क्वेश्चन अपने आएंगे, उसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे जो आज तो भारत के प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट मैं भारत के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर दूंगा। अब मैं दोस्तों धीरे धीरे राजस्थान के जितने भी अब तक फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट जो व्याख्याता का जो पेपर हुए हैं अब तक 2011 से लेकर 2022 तक के, तो राजस्थान के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे आपको क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से कराने वाला हूं। यानी अब आपकी श्रृंखला चलेगी बिल्कुल, तो पुराने क्वेश्चंस और जो अब तक के क्वेश्चन आए हुए हैं सारे वो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। इसलिए आप इस चैनल को आपसे जुड़े, और टेलीग्राम लिंक मैंने दे रखा है, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों धीरे धीरे मैं स्कूल मैनेजमेंट, करंट, ठीक है, साइंस, और मैं जो भी फर्स्ट पेपर के अंदर जो जो आपके जो चैप्टर है आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो मैं स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे। तो दोस्तों आप इस चैनल से जुड़े, ठीक है ना। और दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस भारत के प्रश्नों का, और हम देखते हैं कि जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए सारे आप देखोगे क्वेश्चन वापस ही रिपीट ही होते हैं। कम से कम दो से तीन क्वेश्चन तो वापस आपको रिपीट ही मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को देखें, जल्दी जल्दी इनको सोल्व करें, ठीक है ना। और इसकी थ्योरी देखें चारों तरफ कि भाई कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर से अपन से बन सकता है, तो आप इससे रहें। दोस्तों देखेंगे कि हुमायूं कौन सा ईरानी चित्रकार कलाकार को अपने साथ भारत लेके आया था? तो हम देखते हैं कि अकारी ऑप्शन है अकारीजम, सेकंड है मीर सैयद अली, तीसरा है फारूक बेग, और चौथा है बिहजाद। तो कौन था दोस्तों? हम देखते हैं कि सबसे पहले बिहजाद बाबर के समय था,
किस समय था, बाबर के समय था। और इसके उसको पूर्व का पेप्स कहते हैं, किसको कहते हैं, पूर्व का पेप्स, पूर्व का इसको पेप्स कहते हैं, ठीक है। किस समय, बाबर। फारूक बेग हम देखते हैं जहांगीर के समय था, किस समय था, जहांगीर के समय था, ठीक है ना, ये दोस्तों था। और हम देखते हैं मीर सैयद अली, और दूसरा दोस्तों अब्दुल समद, अब्दुल 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 समद, अब्दुल समद, ये किसके समय आए थे, हम देखते हैं दोस्तों, ये अब्दुल समद और ये हुमायूं के समय ये आए थे, हुमायूं के समय ये आए थे। और आप देखोगे जरूर, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ये दोस्तों हुमायूं के समय आए थे। तो दोस्तों आज ये कंप्लीट 74 क्वेश्चन हो गए हैं स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास के अंदर। यानी जो भारत के जो प्रश्न है, यानी जो अब तक 2011 से लेकर 2022 तक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे मैंने भारत के जो भी प्रश्न थे वो सारे मैंने करवा दिए। आप इस क्वेश्चनों को करें, इसके चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको करें, ठीक है ना। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जुड़े, तमाम जो भी चीजें अब आपको इस टेलीग्राम पे हर चीजें मिलेगी। और दोस्तों आपको नोट्स भी आपको इस पर प्रोवाइड मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर हो रहे हैं, वैसे वैसे मैं इस चैनल, इस जो मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं नोट्स जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों इस चैनल से आप बिल्कुल जुड़े, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और दोस्तों मैं कल से राजस्थान की सीरीज लेके आने वाला हूँ, जो भी अब तक के आए हुए क्वेश्चन है। तो ओके, धन्यवाद।